पहले अपना बैकग्राउंड संक्षेप में दे दूं कि मैं 84 बैच का आगमुट कार्डर का, यानी कि दिल्ली मुख्यतः, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है। और क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ जितनी हैं उनमें काम करते हैं, अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम, 3 स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को एक कार्डर देखता है आईएएस का। तो इसमें मैंने गोवा, अंडमान्स और अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी समय बिताया है, और बाकी सेवाएं मैंने दिल्ली को दी हैं। मैं सन 21 में रिटायर हुआ और उसके बाद अपनी मनमर्जी का काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे मन करता है वहीं, जिसमें आप लोगों के साथ बातचीत करने का, और कुछ एकेडमीज़ के साथ जुड़ा हूँ। इंटरव्यूज़ की मेंटरिंग करता हूँ। रिटन और प्रीलिम्स का मेरा उतनी पकड़ नहीं है, और उसमें वक्त भी बहुत लगता है। मैं अपनी जैसा कि मैंने कहा, मैं मनमर्जी से, स्वेच्छा से मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यूज़ पर तवज्जो देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडियस और बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कभी कभी बीपीएससी, यूपीएससी में, यूपीएससी की तरफ से बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि उनमें ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, उसमें वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और कभी कभी जैसे मीडियोकर लोग भी आईएएस में आ जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने सिस्टमेटिक स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बीच बीच में एग्जांपल्स देता चलूँगा और उससे आप लेसन्स लेते चलिएगा। आइए बेटा, बैठिए। मेरे एक बहुत ही ब्रिलियंट सहपाठी रहे हैं, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का तो आपको साइकिल मालूम होगा, 1 साल का होता है। प्रीलिम्स के जून में कुछ हुआ है, जून के अंत में, जुलाई में रिज़ल्ट आया, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स हुए, और उसके बाद फरवरी मार्च में जाके इंटरव्यूज़ हुए। ये हमारे वक्त में होता था। मोर और लेस बड़ा कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो 1-2 महीना कम हो गया, बट बाय एंड लार्ज देयर इज़ अ साइकिल, ओके। तो उसमें उन भाई साहब की गलती ये थी कि प्रीलिम्स दे के आए, उसके बाद मौज मस्ती की, उसके बाद जुलाई में जब रिज़ल्ट आएगा, अगर पास हो गए तो डिसाइड करेंगे कि हमारे मेंस में पेपर्स क्या होंगे। जाहिर है कि वो अपने 4-5 अटैम्प्ट देते रहे, उसके बाद घर वापस चले गए, उनका नहीं होना था। ये भी बता दूं कि माननीय एमएस स्वामीनाथन साहब को कौन नहीं जानता, भारत रत्न आज। उनकी एक लड़की मधुरा, मुझसे कॉलेज में, स्टीफेंस का हूँ, मुझसे 1 साल जूनियर थी, और ब्रिलियंट स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में टॉप यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टॉप, ठीक। लेकिन एक भी दफ़े वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसने 2 अटैम्प्ट्स लिए, उसके बाद यूपीएससी उसने साइड में रखा और प्रोफेशनल बन गई। शी इज़ ए वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एकेडमिक्स एक चीज़ है, किसी भी सिविल सर्विसेज में प्योर एकेडमिक्स उतना ज़्यादा सफल नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा एकेडमिक्स के अलावा कंसिस्टेंट और ऑल राउंड स्टडीज़ करता है, वो कहीं बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ठीक उसी तरह, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक ही चीज़ में सब पीएचडी करनी है, वो आपका पर्सनल शौक हो सकता है। लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी यूपी सिविल सर्विसेज का हो, उसमें आपकी जो तवज्जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि आपको सारे सर्वांगीण विकास, एक तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स को एक तरह आपने हल्की हल्की हर तरफ किसी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है। ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा, कभी भी अगर आपने ये लिया है कि भाई मुझे अब इस एग्ज़ाम में बैठना है, तो ये एक तपस्या है, उससे कम नहीं है। और आपने अगर ये प्लान कर लिया है कि मैं बाहर बैठा हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल पूछ रहा था कि भाई साइकिल क्या है आप लोगों का, क्योंकि मेरे हिसाब से तो साइकिल बिगड़ा हुआ था। अक्टूबर में इंटरव्यूज़ और फिर जनवरी में इंटरव्यूज़, बनती नहीं है। लेकिन बिहार में क्योंकि ये बड़ा बैकलॉग चल रहा था, मुझे बताया गया 3 साल का बैकलॉग, कभी कुछ। और अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे उसके, फरवरी में रिटायर हुए हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो वो ये बता रहे थे कि
कोई ना कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा था, इसलिए साइकिल बिगड़ा था, अब व्यवस्थित हो गया है। तो अब आप लोगों ने शायद प्रीलिम्स में अपीयर किए हैं और उसके रिज़ल्ट की आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और या रिटर्न का, प्रीलिम्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर रिटर्न देंगे और फिर आपका सितंबर के आसपास होगा। तो मैं बिल्कुल उर्दू में चलता हूँ कि सितंबर में जब आप इंटरव्यू में अपीयर करेंगे तो तब क्या होगा, फिर मैं पीछे की तरफ चलता हूँ। देखिए, एक चीज़ जो मैंने बीपीएससी के इंटरव्यू में देखा, इतने सारे बच्चों को ये बताया गया था शायद कि आप काला कोट काली टाई, ये करो वो करो वो करो, कुछ नहीं, भूल जाओ। मेरे अपने बैचमेट्स यूपीएससी में गए हैं खुली शर्ट पहन के, ओपन कॉलर, कोई कोट टाई का ऐसा कोई दरकार नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए ये, एक कहावत है, द फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट? यू डोंट गेट ए सेकंड चांस टू गिव ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन एक ही बार में पड़ता है। और जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा बहुत 40 साल से सिविल सर्विसेज में मैं भी हूँ, वो 4-5 सेकंड में पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या बताना चाह रहा है हमें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या बताना चाह रहा है। बिल्कुल हिलता हुआ नर्वस आएगा तो इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, समझिए, इंटरव्यू बोर्ड उसे इस चीज़ के -10 मार्क्स नहीं देता कि यह हिलता हुआ आ रहा है, लड़खड़ा रहा है, हकला रहा है। हम लोग इंटरव्यू में कहते हैं बेटा बैठ जाइए, पानी पीजिए, आप ठीक हैं, बाहर का तापमान कैसा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उसको थोड़ा सा सहज करने की कोशिश करते हैं। पहले इंटरव्यू सेशंस क्या होते थे, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, इस देश की राजधानी क्या है, उस देश की करेंसी क्या है, ये चीज़ के भूमध्य रेखा के कितना ऊपर है, कितना, ये सब अब नहीं होता है भाई। इस साल सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है, इससे हमें आपको नहीं, वो सुबह से पता चल जाएगा है कि नहीं है, 2 महीना पहले पता चल जाएगा। जो चीज़ आपको गूगल से फट से पता चल रही है, उस चीज़ को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको रट्टा मारने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जनरल नॉलेज के बनिस्बत अब पूरा का पूरा अटेंशन इस चीज़ पे दिया जाता है कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उस कैंडिडेट का बॉडी लैंग्वेज हमें क्या कह रहा है। अगर कोई बहुत नर्वस है तो यकीन मानिए एक अच्छा बोर्ड कहेगा सहज हो जाओ भाई, 1-2 मिनट ले लो, लेकिन सहज हो जाओ। अब इसको आप ग्रुप डिस्कशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर से देखिए। आप सपोजिंग मेरे पास आए उस इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है, तो मुझे आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा, 6 सवाल पूछूंगा। पहले माना जाता था कि अरे बहुत बड़ा पाप है अगर कोई कह रहा है नो सर आई डोंट नो सर, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मेरे बैच के 1984 बैच के 22 साल की उम्र में पहली बार में आईएएस में आ गया, और वो आजकल इंटरव्यू बोर्ड्स में मेरे साथ बैठता है। नाम सुनील ओबरॉय, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, डिस्टेंस एजुकेशन से उसने बीए किया था, और उससे 12 सवाल पूछे गए थे जिसमें 7 में उसने कहा मुझे नहीं आता साहब, यह आता है सर मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा है, और फिर भी आईएएस में आ गया। ये बात आपको क्या बताती है कि अगर कुछ चीज़ याद नहीं आ रही बोल दो यार, योर ऑनेस्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि सर मैंने याद किया था अब याद नहीं आ रहा। अगर आप पूरी तरह संतुलित हैं, सहज हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अब तुम अभी पूछो इस एक्टर की वाइफ का क्या नाम है, मुझे नहीं याद है यार, पुराने एक्टरों की याद होगा, अभी नहीं याद है, डज़ नॉट मीन कि मैं बाहर जाके गूगल करके पता नहीं लगा सकता। तो जो चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है उसे रटने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तोते नहीं हैं, ठीक। लेकिन आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकती है। आपकी ज़ुबान जो कहती है वो आपकी पर्सनैलिटी का शायद 20% है। उन शब्दों को आप किस तरह से व्यक्त करते हैं वो बाकी 30% है। और
50% आपकी बॉडी जो कहती है, जो अनुभवी लोग पकड़ लेंगे और जिन पर काम करने में आपको बड़ा वक्त लगता है। ये बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा उसका कोई मोल नहीं है, और उसको सिर्फ आप बेहतर अपनी सेल्फ ट्रेनिंग के ज़रिए से ही बढ़ा सकते हैं। ये मेरा आपको पहला गुरु मान लीजिए तो गुरु मंत्र यही है। उल्टा सीधा क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आप दोनों डिफेंसिव हैं, ठीक। यू आर ब्लॉकिंग व्हाट आई एम सेइंग। वेट, डोंट हैव टू चेंज। मैं सिर्फ आपको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। ये एक डिफेंसिव पॉस्चर है, आपका संतुलित डिफेंसिव पॉस्चर है, बट यू आर रिलैक्स्ड, ठीक है। कुछ लोग आपने पाया होगा कि किसी थिएटर्स में, मैं आपको बड़ा अजीब सा एग्जांपल देता हूँ। एडोल्फ हिटलर कहने को बड़ा पापी आदमी था, वो सब छोड़ दो, लेकिन उस एक आदमी से पूरे लाखों लोग फिदा हो जाते थे। उसकी बात पे आंख बंद करके जो भी करते थे ऊटपटांग काम। एडोल्फ हिटलर की जो रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में लोगों को दिखाई जाती हैं ताकि वो समझें कि बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली, हिज वॉइस, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, हिज हैंड मूवमेंट्स, हिज फीट, हिज एंटायर बॉडी वुड बिकम चार्ज्ड। छोटे से कद का आदमी, लेकिन वो बोलते वक्त डायनामो हो जाता था, राइट। आप पकड़ पा रहे हैं ना बिल्कुल ठीक से? गुड। जो इंटरव्यू का अब फॉर्मेट है वो ये है, मैंने आपको 4 सवाल पूछे, आपको नहीं आए, मैंने 5वां सवाल पूछा, छठा में ये पूछूंगा, अच्छा चलिए आप बताइए किस पे विमर्श किया जाए। इंटरव्यू बोर्ड में होता है, बीपीएससी में होता है, यूपीएससी में होता है। आप बताएंगे सब, चलिए क्या कहूँ, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लिए, सर आजकल वो इसरो के ऊपर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट है, अच्छा चलो इसरो की बात करते हैं। आपका ज्ञान कहीं ज़्यादा होगा, मेरा कहीं कम होगा, आपने पढ़ाई की है, आपका चोजन सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन है, राइट। उसके बारे में मैं आपसे 4-5 सवाल पूछना शुरू करूँगा। अब इंटरव्यू का प्रयोजन आपके ज्ञान को परखना नहीं है, अब इंटरव्यू का प्रयोजन ये है कि आपको धीरे धीरे इनवाइट करना उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर जिस पर आप भी सहज हों, मैं भी तो हूँ ही, ठीक। मेरा थोड़े चुनाव हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है, ताकि आप सहज होकर उन बातों पर कुछ बातचीत कर सकें और उस बातचीत के ज़रिए ये जाना जा सके कि भाई आप में कितना दम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कंफर्ट लेवल कितना है। और उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूक्रेन हो रहा है, यूक्रेन का वॉर, कोई भी मत पकड़कर उस पर रहना। आप सपोजिंग कहते हैं रशिया की गलती है, यूक्रेन की गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन 4 सवाल के बाद अगर मैं आपको कुछ ऐसा करता हूं और आप बिल्कुल पलट जाते हैं अपनी बात से, इसका मतलब आप में इंटेग्रिटी नहीं है अपने विचारों के प्रति, है कि नहीं? ये होता है। क्या आप एक कंसिस्टेंट इंसान हैं वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक। चौथी चीज़, अगर आपको मैं कोई आंकड़ा देता हूं कि अच्छा आप तो ऐसा कह रहे हैं लेकिन हकीकत तो ये है, और आपको वाकई लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है या इससे मेरा ज्ञानवर्धन हुआ है, तो ये मानने में कोई आप छोटे नहीं होते कि ये कहें हाँ साहब बात तो ये भी सही है, मैंने इसे इस तरह से नहीं पढ़ा था या इस विषय में मैं और अध्ययन करूँगा, अभी तक मेरा मत ये था, लेकिन आई एम ओपन टू मोर आइडियाज़, आई एम ओपन टू मोर नॉलेज। वन शुड ऑलवेज बी ओपन टू मोर नॉलेज, इज़न्ट इट? ऋषि मुनि भी पहले वक्त में when they were faced with a superior logic, they would say all right, I'll go back, study more, ठीक है? That is not just modesty, that is integrity of your personality, correct? मानते हैं आप लोग? चलिए साहब,
यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि शुरू में कहा, आपका अगस्त सितंबर के आसपास अगर इंटरव्यूज़ हैं, अक्टूबर तक इंटरव्यूज़ हैं, तो आपको ये, और अक्सर मैंने बच्चों से ये तक कहा है ब्लैक सूट और ब्लैक टाई। उनसे मैंने यहाँ तक मजाक में कहा है, भाई तुम 30,000 में अदालत में जा रहे हो जरह करने या किसी मातम में जा रहे हो? क्योंकि ठीक है, किसने तुम्हें ये कहा है? बड़ा सिंपल, कुछ नहीं। आप अगर अच्छे फुल स्लीव्स की, प्रेफरेबली फुल स्लीव्स की एक डिसेंट सी शर्ट पहनते हैं, मतलब अब पर्पल और ग्रीन हो ये मत पहनो, आप सादा अच्छा लिबास, ये ऐसा भी मत पहनो, ये तो मैं मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है, बट वेयर ए नाइस डिसेंट सोबर कलर, आप जैसे शर्ट पहने हैं, ठीक है, एंड रेगुलर ट्राउजर्स, जीन्स वीन्स इज़ नॉट गुड। छोटे वाले मोज़े मत पहनो भाई, दे आर गुड फॉर पार्टी वेयर। बाकायदा अच्छे जूते, अच्छे ये जूते आपके साफ़ सुथरे और शाइनिंग होने चाहिए। एक दिन के लिए चमड़े का जूता पहन लो, स्नीकर्स मत पहनो, राइट। और एक फिल्म आई थी 12th फेल, उसमें बैठ के कहता है कि कौन सा हेयर कट काटूँ, याद है? वो कहता है IPS, दैट्स ऑल नॉनसेंस, IPS वाला सेपरेट हेयर कट नहीं होता। बट एनीवे, वो तो जवाब, मैं बाय द वे पुलिस में भी था पहले, 83 बैच IPS, तो वहाँ तो आपको बैठा के वो करते ही हैं, सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट यू शुड प्रेजेंट a neat and trim picture. Ladies should be wearing, आपको सलवार सूट पहनना है, चूड़ीदार्स पहनने हैं, साड़ी पहनने हैं, या आपको वेस्टर्न अटायर पहनना है, परफेक्टली ऑल राइट। मोटा मोटी बात जो एक कह रहा हूँ वो समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आपको इंटरव्यू बोर्ड को बताना है कि आप इस संस्था का, यानी BPSC या UPSC का आदर करते हैं, इसमें जो इसकी जो डिग्निटी है उसको आप रिकग्नाइज़ करते हैं। आप इस संस्था में, इस संस्था के थ्रू होकर एक बड़ी प्रीमियर सर्विस से जुड़ने जा रहे हैं, और इस चीज़ को आप अपने आप को और इस सर्विस को सीरियसली लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल यूं ही पहुंच जाऊंगा, 4 दिन का स्टबल है, स्वैग मारता हुआ, रणवीर सिंह समझता हुआ अपने आप को, तो अगला आदमी क्या समझेगा? द फेलो इज़ नॉट टेकिंग द सर्विस सीरियसली, ठीक है ना। टू दैट एक्सटेंट बहुत सारी भ्रांतियाँ, ये पहनो वो पहनो, इस ये पहनने से ये हो जाएगा, हल्के रंग की टाई लगाने से ये हो जाएगा, कोई देखता नहीं। हाँ, आप या तो ओपन शर्ट कॉलर रखे हैं, जैसे ये भाई साहब रखे हैं, गुड इनफ। अगर आपने शर्ट बंद की है और आप टाई लगा रहे हैं, टाई लगा रहे हैं तो बटन खुला मत करिएगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ जब आदमी पूरे दिन की मेहनत के बाद साइबर हब में बार में जाता है तब ये करता है, टाई नीचे करके ये। डोंट गिव दैट, बारटेंडर के सामने आप नहीं हैं, ऑलराइट। अगर आप टाई बांध रहे हैं तो बटन भी बंद होना चाहिए और टाई ऊपर तक होनी चाहिए। टाई नहीं बांध रहे हैं, आप ओपन शर्ट कॉलर रखिए, कोट पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली मैं एडवाइस करूँगा हर किसी को, ब्लेज़र इज़ ए वेरी डिसेंट ऑप्शन। ब्लू ब्लेज़र, वाइट शर्ट, ग्रे जीन्स या बेज कलर, इस कलर के ट्राउज़र्स, अच्छे साफ़ सुथरे जूते, बढ़िया। आपने ब्लैक कलर का शूज़ है, ब्लैक कलर का सॉक्स पहन लो, नो बिग डील। और उसके बाद सोचना छोड़ दो उसके बारे में, कोई टाई कोट ये वो कुछ नहीं। सोबर कलर्स, टेक दी इंटरव्यू बोर्ड सीरियसली, बट डोंट टेक योर ड्रेस सो सीरियसली, टेक योर सेल्फ सीरियसली। ड्रेस के बारे में किसी को कोई संशय है? योर हेयर, आप मेरे रास्ते पे चल पड़े हैं, बाल नहीं हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब जाएं शेव वगैरह करके और बाकायदा बाल वाल बना के अच्छे से जाइए, दैट्स ऑल। दे एक्सपेक्ट यू टू रिस्पेक्ट द बोर्ड्स डिग्निटी एंड द सर्विस, दैट्स ऑल।
इसके अलावा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, अच्छा, सिस्टमेटिक स्टडी में देखिए ऐसा होता था मेरे वक्त में, जो आपके केस में नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उस वक्त में प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते थे यूपीएससी में, 300 नंबर का जनरल स्टडीज़, 150 नंबर का जनरल स्टडीज़, 1 नंबर का, ठीक, और हमारा अपना सब्जेक्ट का एक ऑप्शनल होता था 120 नंबर का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का। प्रॉब्लम कहाँ आती थी? लोग जनरल स्टडीज़ में आकाश से पाताल सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते थे। जनरल स्टडीज़ में तो कुछ भी हो सकता है, अपने सब्जेक्ट की तरफ सोचते थे अरे ये तो हमारा अपना डोमेन है, और डोमेन में लुढ़क जाते थे। यहाँ 1 नंबर कटेगा नेगेटिव में, 1 नंबर जाएगा, यहाँ 1 कटेगा 2.5 नंबर जाएगा, राइट। A very huge population has been lost to the civil services because they did not understand this systematic thing. अरे भाई, तुम्हें समुंदर के 11 किलोमीटर नीचे क्या है जानने की नहीं ज़रूरत है, छोड़ो। 5 साल में एक सवाल आएगा, उसे नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फोकस ऑन अ लार्जर थिंग, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखो। मुझे बताया गया है बीपीएससी में ये कंसेप्ट ही नहीं है। आपका प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, वो भी सबके लिए बराबर, कोई फिज़िक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, लॉ का स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, आपको ये स्यापा ही नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मेंस में भी आपके 4 पेपर्स हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम मिस्टेकन, अभी मुझे बताया गया है, GS1 GS2 जो कि सबके लिए कॉमन है, ऐसे सबके लिए कॉमन है, और एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग कर दिया गया है जो कि आपका अपना सब्जेक्ट है। भाई उसमें गच्चा मत खाना, बड़ी शर्म की बात हो जाएगी, और उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका अपना है, आपको सिर्फ एक मिनिमम मार्क्स लेने हैं, तो उसका तो कोई डिफेंस ही नहीं है कि साहब उसको हमने ठीक से पढ़ा नहीं, राइट। सो लेट अस फोकस ऑन द अदर 3 जनरल स्टडीज़। मैं हर किसी से बोलता हूँ, आप लोग ये एक तो वो राजधानी है इंस्टीट्यूट्स की, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, और शायद दूसरी ये है ना। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू 2 न्यूज़पेपर्स बड़े फेमस हैं, है कि नहीं? ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट, चलिए। लेकिन इन पेपर्स को आप कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा होने की, उम्र में बड़ा होने की लिबर्टी लेते हुए। आप लोग अखबार पढ़ते हैं और उस पर आधा घंटे 2 घंटे बिताते होंगे प्रोबेबली। अखबार लीजिए, लाल रंग की एक पेंसिल लीजिए। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। हम लोग भी बाबूगिरी में मेरे ख्याल 4-5 साल में हम लोग सीख गए थे कि जो इम्पॉर्टेंट है वो अर्जेंट हो ही नहीं सकता। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ बांध बनाया जाए, यहाँ पर बारिश कराई जाए, यहाँ सड़क खोदी जाए। इस चीज़ को आप फ़ौरन आधे घंटे में नहीं क्लियर करते हो, फाइल पूरा अध्ययन करते हो, करेक्ट। जो इम्पॉर्टेंट है, वाकई इम्पॉर्टेंट है, उसको साइड में रखिए, आराम से पढ़िए जब आपके पास वक्त हो। अर्जेंट क्या है? किसी का टीए बिल पास नहीं हुआ, किसी को लीव देनी है, वो कल जा रहा है अपने गांव, ये अर्जेंट है। जो आप लंच खाते खाते भी आपने चिड़िया बैठानी है फाइल के ऊपर, निपटाओ। आप पाएंगे 20-80 का रेशो हमेशा काम करता है। आपके पूरे दिन में 80% ऑफ द वर्क विच यू रिसीव ऑन योर डेस्क इज़ व्हाट शुड टेक ओनली 20% ऑफ योर टाइम। निपटाइए उस काम को, इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। कोई 3 दिन का अगर छुट्टी मांग रहा है और आपने उसे काट के 2 दिन की कर दी, आपको क्या मिल गया? क्या सुपीरियॉरिटी मिल गई? नहीं है ना। ठीक उसी तरह ऐसी चीज़ जो कि आपकी तवज्जो में, आपके ध्यान से, आपके जजमेंट के हिसाब से जो वाकई इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप अपना माइंड स्पेस 80% का लगाइए। और जो रेगुलर चीज़ें हैं
वही चीज़ें वही मैं अखबार में बताऊंगा। आपके अखबार में 80% चीज़ें वो हैं जो आपने सरसरी हेडलाइन पढ़ ली। अब सॉरी टू साउंड वेरी क्रूअल, यूक्रेन में किसी हिस्से में बमबारी हुई, वहाँ 187 लोग मारे गए। चाहे 120 मारे जाएं या 287 मारे जाएं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका हृदय द्रवित होना चाहिए इस बात से कि बमबारी हुई। बमबारी क्यों हुई, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या होगा, ये है इम्पॉर्टेंट। कितने लोग मारे गए या कौन सा बम दागा गया, अंडरस्टूड। सो आप पाएंगे कि अखबार में जब आप लाल पेंसिल लेते हैं, फ्रंट पेज में तो ख़ास तौर से घटिया न्यूज़, एक कार्टून ज़रूर पढ़ा करो, दिन अच्छा शुरू होता है। सुडोकू ज़रूर किया करो, कार्टून सबसे पहले पढ़ा करो, थोड़ा सा अच्छी वाइब्स बनती हैं बॉडी में। जब आप वो लाल पेंसिल से ये घेरा खींचेंगे कि ये मुझे पढ़ने वाली है, स्पेंड जस्ट 3 मिनट्स, ये खबर पढ़ने लायक है, ये खबर पढ़ने लायक है, दोबारा राइट, ये खबर पढ़ने लायक है। ऐसे आपको पूरे अखबार में मुश्किल से 10 खबरें मिलेंगी, 16 पन्नों के अखबार में, ठीक। शुरू में आप लोगों को 20 मिलेंगी, उनको घटाइए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उन 10 खबरों में बाकी आप सरसरी तौर पे पढ़ जाइए, हाँ भाई हाँ ठीक है, अब भूस्खलन किसी जगह हुआ है, वहाँ हुआ है, वहाँ से 2 जिला छोड़ के हुआ है, डू यू रियली थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? रख दो बेटा। लेकिन उस भूस्खलन की वजह क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके कहाँ आता है, पेपर में, एडिटोरियल में, संपादकीय में। पहले क्या हुआ था, इस जगह क्या क्या प्लान बने थे, उन प्लान्स पे कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ, कहाँ कोताही हुई, कितना पैसा डूब गया, आगे इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है और क्या और करना चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए। मानते हैं इस बात को? ये चीज़ें आपकी संपादकीय में आती हैं। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, मैं किसी भी न्यूज़पेपर की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन एक्सप्रेस इज सॉलिड। उसमें एक E.Explained करके आता है, एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, वेरी गुड। हिंदू में भी सेंट्रल पीस बहुत अच्छे आते हैं। वो आप सेंट्रल पीस में वो जो 2-3 हैं वो अवश्य पढ़ें, आराम से पढ़ें, टाइम लगा के, एक एक्स्ट्रा चाय बना के पिएं, बैठें, पढ़ें, उस पर तवज्जो दें, ज़रूरत हो तो उसके नोट्स बनाएं। ये मैं सबसे ज़्यादा लोगों को बताता हूँ। एवरी डे देयर शुड बी अ नोटबुक। एंड नंबर 1 ये चीज़ है, इसका ये निष्कर्ष आपने निकाला, 2-3 बुलेट पॉइंट्स, कोई लंबा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुलेट पॉइंट्स 2-3 हर खबर का, वो सिर्फ उन 10 खबरों का जो दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। अब अगली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको ऐसे वाले पेपर में ख़ास तौर से मदद करेगी। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो अंग्रेज़ी में ख़ास तौर से एक क्वेश्चन आता था, इतना बड़ा पैरा दे दिया, इसकी प्रेसी बनाओ, होता था ना। 100 वर्ड्स हैं, 30 वर्ड में हो, 300 वर्ड्स हैं तो 100 वर्ड्स में 1/3 होना चाहिए। हर रोज़ जो मेन एडिटोरियल आता है उसको पढ़िए और उसकी प्रेसी बनाइए। प्रेसी का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपसे कहूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप बोलना शुरू कीजिए, उनके पूरे जीवन पर आप 2 घंटे भाषण दे सकते हैं और फिर भी कहेंगे यार ये चीज़ तो रह गई। मानते हो? मैं आपसे लिखने को कहूँगा तो आप आराम आराम से लिखोगे, सोच सोच के, लेकिन 500 वर्ड्स तो लिखोगे ही ना, ठीक। मैं आपसे कहूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पे 100 शब्द लिखिए तो साहब हालत खस्ता हो जाएगी अच्छे अच्छों की। इतने बड़े व्यक्तित्व को कौन सी चीज़ लिखें, कौन सी छोड़ें। तो आपको ये प्रेसी राइटिंग में एक चीज़ का बोध हो जाएगा कि क्या सामने लाना है
और कौन चीज़ आप नहीं छोड़ सकते भाई। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रेसी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ। किसी भी भाषा में हो, आप कोई भी संपादकीय उठाइए और कोशिश कीजिए कि उसके पूरे के 500-800 शब्दों के सार को आप उससे 1/3 शब्दों में समराइज़ करके वो लिखिए और उसके बाद कंपेयर कीजिए कि कौन सा पॉइंट मुझसे छूट गया है। ये जब आपको आ जाएगा तो पूरी ज़िंदगी काम आएगा। देखो भाई, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। इसका मतलब ये है, आपने कोई भी बहुत बड़ा आइटम पढ़ा, 5 पन्ने का एक नोट पढ़ा, कोई एग्जीक्यूटिव, सपोजिंग आप में से कुछ लोग बाद में प्राइवेट सेक्टर जाना चाहें, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? 500 पन्ने की चीज़ की 3 पन्ने में समराइज़ करना। और एक हमारे पूर्व वित्त मंत्री पहले थे, श्री चिदम्बरम, बाकी सब छोड़िए, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, उनमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। ही यूज्ड टू से, भाई बहुत ऊंची यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उनका कहना था, मैं उनका समकालीन एक तरह से रहा हूँ मंत्रालय में, बहुत जूनियर था मैं, तो उनका ये कहना था कि ब्रिंग मी एज डिटेल्ड अ नोट एज पॉसिबल, नॉट एक्सीडिंग 2 पेजेस, नॉट एक्सीडिंग 2 पेजेस। अब किसी भी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या को आप 2 पन्नों में कैसे संग्रहित कर सकते हैं, ये आपकी आर्ट है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसे लिखना शुरू किया तो आपको 1-2-4 महीने में ये हो जाता है। एक पॉइंट आएगा जब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई उस टॉपिक को पढ़ते ही, हाँ यार ये पॉइंट्स हैं, और उनको समराइज़ करके आपकी कलम ही उस तरह से चलेगी कि बिल्कुल समराइज़ करके टू द पॉइंट चीज़ों को कागज़ पे उतारेगी। विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल कारगर तकनीक मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें हर रोज़ की मशक्क़त शामिल है भाई, उससे मत बचिए। मेरा आपसे सुझाव है, आपके पास 4-1 महीने हैं अपने इस कला को उभारने के लिए, राइट? सो यू प्लीज़ गो फॉर इट। ये तो हुआ अखबार, हर रोज़ का अखबार आपने पढ़ना है, और उसमें बाकी सारी चीज़ें तो किसने कौन सा मेडल जीता, किसने किस जगह आग लगाई, किसने कहाँ मारा, वो सब वो ठीक है, सब क्या करना है वो आपको अखबार में खुद समझ में आ जाएगा, कौन चीज़ ज़रूरी है, कौन चीज़ गैर ज़रूरी है। अब आगे आइए, मैगज़ीन्स का एक तात्पर्य होता है, कभी कभार आपका इंडिया टुडे हुई, कौन सी है दूसरी यार, आउटलुक वगैरह, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, आपके ऊपर है कौन सी पढ़ते हैं। ये तब काम आती है कि आपने किसी इशू को पकड़ा, पढ़ नहीं पाए पिछले कुछ दिनों से, तो चलो भाई एक मैगज़ीन में और बुद्धिजीवियों ने, चिंतकों ने उस पर कुछ ना कुछ लिख दिया है, आपको समराइज़ कैप्सूल टाइप का मिल गया, ठीक है। या आपको किसी चीज़ के बारे में ख़ास रुचि है तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस जो अखबारों में नहीं था वो आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा मिल गया, ठीक है। वहाँ इसका प्रयोजन है, पढ़ते जाइए, दिस इज़ नो एंड टू इट। अब क्योंकि आप लोग मोबाइल से इतना जुड़े हैं, इतना बढ़िया चीज़ है, हर किसी के हाथ में है, थोड़ा लेट मी मेक द सिचुएशन स्लाइटली लाइटर। जब परशुराम जी ने अपनी माता जी का सिर काटा था अपने पिताजी के कहने पे, तो सारे देवताओं ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारा फरसा तुम्हारे हाथ में जम जाएगा, हट नहीं सकता। तो आपकी सारी जनरेशन का ये फरसा है, ठीक है। किसी पूर्व जन्म में हम सब ने ये पाप किया है कि ये चीज़ चिपकी रहेगी, राइट। हैविंग सेड सो, इसका उपयोग अब वो तो है नहीं जो 15 साल पहले था कि आपने बात सुनी, बात काटी। अब यूट्यूब वीडियोस हुए या आपके इतने अच्छे इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड आपके यूट्यूब्स आते हैं, गूगल तो है ही। मैं 2-3 का बहुत ज़्यादा
हाउ शुड आई से, आई रिकमेंड, एक तो है पलकी शर्मा का फर्स्ट पॉइंट, और एक शेखर गुप्ता का, एंड आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल हियर एट ऑल, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो क्या मत रखते हैं आप उससे विपरीत मत भी रखिए, लेकिन ये लोग एक कैप्सूल में आपको 15-20 मिनट में आपको पूरा खाका कंप्रेस करके दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ इस कारण से कट द क्लटर एक आता है शेखर गुप्ता का, और एक पलकी शर्मा का आता है टू द पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट समथिंग। तो इन लोगों का अच्छा वो समराइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आई मीन आप जितने भी और देखना चाहें, दैट इज़ योर कॉल। माफ़ कीजिएगा, पलकी शर्मा और शेखर गुप्ता का, शेखर गुप्ता कट द क्लटर, उन लोगों के अपने अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, वो ठीक है होते रहें, बट समराइजेशन इज़ टेरिफिक, राइट। और भी हैं लोग, मैं उसमें नहीं जा रहा, और भी हैं, वो आप अपने से करिए। एक बहुत अहम बात ये कि कुछ टीवी चैनल्स में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। देखिए, मैं चैनल का नाम लेकर या एंकर का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, वो अगर मूड वाकई और ख़राब है और ख़राब करना है, किसी को मारने जाना है, तो वो सुन लो, बड़ा जोश आ जाता है, जाके आप मारपीट कर सकते हो, उनको छोड़ो, वो एक दूसरे पे भौंकने वाले लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव वो आते हैं। न्यूज़ एक्स पे इंटरनेशनल टीवी का कवरेज आता है, इंटरनेशनल इवेंट्स का। बीबीसी पे बहुत कमीने लोग हैं, लेकिन उनका कवरेज अच्छा आता है। डोंट गो बाय देयर ओपिनियंस, उन लोगों का अपना एजेंडा है, लेकिन कवरेज अच्छा आता है। डजंट मैटर, न्यूज़ एक्स गिव्स यू वेरी गुड इंटरनेशनल कवरेज। एक TV9 करके आता है, मैं पिछले कुछ दिनों से देखना शुरू किया हूँ, तो उनका भी कवरेज अच्छा है, दे गिव ए गुड बैलेंस्ड व्यू। अदरवाइज आई लीव यू टू दैट। गुड न्यूज़ टुडे करके एक आता है चैनल, जो कि यह है कि टाइम्स नाउ आपको बता रहा है कि ये आदमी सही है, रिपब्लिक टीवी भी कहेगा ये आदमी सही है, NDTV आज तक भी कहेगा ये आदमी सही है, न्यूज़ 18 या कोई और कहेगा नहीं जी वो नहीं सही है, वो वही सही है। दूरदर्शन कहेगा कि चलो आज आपको बताते हैं गोबर से खाद कैसे बनाई जाए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कौन लड़ रहा है मर रहा है, दे विल गिव यू समथिंग विच यू कैन गेन फ्रॉम। सो गुड न्यूज़ टुडे एंड सम वंस इन अ वाइल DD का कोई अच्छा सा चैनल, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हैं, उनको आप देखिए, राइट। मैं टीवी और सोशल मीडिया पे इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अब मैं सिर्फ आपसे कहूँगा, देन आई विल गो बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ। अब आप लोग कुछ पूछिए, वेयर आई कैन क्लैरिफाई समथिंग इफ एट ऑल। बताते हैं। मैंने IAS के एग्ज़ाम के लिए, UPSC एग्ज़ाम के लिए लॉ पेपर लिया था। आई एम ए प्योर फिज़िक्स स्टूडेंट। मैंने लॉ का एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं किया था लॉ फैकल्टी में, किताब पढ़ के हो गया। मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इंटरव्यू में किसी ने नहीं पूछा। उल्टा हम लोगों ने जब मॉक में पूछा कि अच्छा भाई आप तो ज्योग्राफी में आपने BA किया है, MA किया है, और यहाँ आप ले रहे हो सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, व्हाट आई लाइक्ड, मैंने ज़्यादा नंबर किसको दिए हैं? जिस स्टूडेंट ने कहा हाँ जी वो कुछ ज़्यादा हो गया था। साइकोलॉजी थोड़ी आसान थी, जल्दी इंटरेस्ट भी आने लगा, शुरू की, पढ़ने पढ़ते इंटरेस्ट आ गया तो मैंने उसी में कर लिया। इससे ज़्यादा सच्चाई भरा जवाब क्या हो सकता है? और मैं वो सच्चाई चाहता हूँ, और ये सच्चाई आएगी आपके आत्मविश्वास से। मानते हो?
कि 5 साल ज्योग्राफी पढ़ लिए थे सर, बोर हो गए थे, कुछ नया पढ़ने की सोची तो इस तरफ चले गए और मज़ा आ गया। अब दूसरा आंकड़ा बताऊं, अबाउट 75% प्लस पीपल हु हैव डन BSc मैथमेटिक्स, MA मैथमेटिक्स जो भी है, इनवेरिएबली स्विच टू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री। क्यों? बोर हो जाते हैं सर, ये आसान है। उन लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया है UPSC में, BPSC तो तुम्हारा फिर भी ऑप्शनल है और क्वालिफाइंग है, चिंता मत करो। ये चीज़ कम से कम, ये चीज़ आपके, इट विल नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट यू। बिंदास रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो, और कुछ नहीं चाहिए इंटरव्यू में। और ये चीज़ आपको, आप ये देख सकते हैं कि भाई मैथमेटिक्स अगर आप ऑप्शनल में उसमें क्वालिफाइंग में लोगे तो उसमें हो सकता है कि रिस्क है, तो हल्का सब्जेक्ट ले लो, क्या है, इट्स टोटली योर कॉल। भाई किसी वक्त में आपको ये बताता है कोई, ये साहब बताएंगे कि भाई उसको दोस्त बनाओ, उसको मत बनाओ। आप सुनो सबकी, दोस्त तो उससे बनाओगे ना जिससे ज़्यादा पटेगी, और कुछ नहीं बोल रहा आगे, ठीक है। होता है ना, कोई कहेगा वो क्या है, निर्मल बाबा की तरह लाल चटनी के साथ खाओ, हरी चटनी के साथ मत खाओ। इट्स योर कॉल, इट्स माई सब्जेक्ट, इट्स माई लाइफ, मैंने चूज़ किया, ठीक है। ये इस सब्जेक्ट की चॉइस के विषय में किसी को और कुछ पूछना है? क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ, किसी का कोई हक नहीं है आपसे पूछने का कि तुमने साइकोलॉजी क्यों लिया, और अगर पूछता है तो उसका ठीक यही जवाब है कि सर मैंने सोचा साइकोलॉजी मज़ेदार होगी, मज़ा आने लगा, मैं अपियर किया। क्या है, सॉरी, वो आपको बेट किया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको बेट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे दुराव रखता हूँ या मैं आपसे विपरीत कोई आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ। मैं सब्जेक्ट को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ताकि आप सब्जेक्ट के डिफेंस में क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं, वो कितने सटीक हैं, वो आपके आत्मविश्वास को कितना झलकाते हैं। इसलिए मैं बंसी डाल रहा हूँ। एक मॉक में मुझसे पूछा गया था, जैसे मॉक की तरफ से, तो मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स से और ऑप्शनल मैंने संस्कृत लिया, संस्कृत लिटरेचर। तो ऐसा क्वेश्चन किया गया था मुझसे कि संस्कृत आपको पढ़ा जाता है, ये तो डेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसका आगे फ्यूचर में क्या सर्विस में भी कहीं यूज़ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और तो फिर मेरे पास बस एक ही आंसर हो जाता है, ये मेरे लिए रुचिकर है, बस उसके कारण आपके नंबर नहीं कटे हैं। आपके क्यों कटे हैं वो तो आप जाने। ये रुचि का विषय है। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अरे यार मैं बोर हो गया, मैं 5 साल BSc MSc किया, 1 साल मैंने सेंट स्टीफेंस में पढ़ाया भी, पुराना लेक्चरर हूँ, मुझसे ज़्यादा बोर कौन होगा। बट आई टुक फिज़िक्स एज माई फर्स्ट ऑप्शन। 2 ऑप्शंस होते थे ना उस वक्त में। फ़िज़िक्स के साथ हर कोई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई बहुत जीवट वाला आदमी मैथ्स ले लेता था, तो हर कोई सोशियोलॉजी हल्का सब्जेक्ट। मैंने लॉ लिया, कोई बात नहीं। दे आस्क्ड मी हाउ, पसंद आ गया, कोई टेंशन मत लो। तुम्हारे हिसाब से तो देखो, संस्कृत इट्स ए वेरी यूनिक थिंग कि फिज़िक्स से आपने संस्कृत में जंप मारा। अब आप सोचिए क्या आप कह सकते हैं कि हाँ साहब, अगर आप वो नहीं हमारे इतनी पुरानी भाषा है, ये है वो उसमें जाओगे, दैट विल बिकम थ्योरेटिकल, यू विल साउंड नॉट सिंसियर। वो तो हम सबके लिए है। ये हिस्ट्री की हैं, वो जियोग्राफी के हैं, वो इंग्लिश ऑनर्स के हैं, इनमें से कोई भी संस्कृत ले सकता है, परफेक्टली ऑल राइट, द सेम लॉजिक, वही बड़ी पुरानी भाषा है। लेकिन आपने जो जवाब दिया, एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड हियर कि ये मैं इसके अलावा और कुछ भी बोलूँगा तो सिंसियर नहीं होगा, से दैट। मैं खुद बता रहा हूँ, 75% प्रॉब्ली मोर
लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो साइंस इंजीनियरिंग इनवेरिएबली, हम लोग तो बल्कि इंटरव्यू बोर्ड में हंसते थे, एक और आ गए इंजीनियरिंग करके एंथ्रोपोलॉजी लेने, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। वह बच्चा 4 साल 6 साल खट रहा है इंजीनियरिंग में, उसके बाद अगर स्विच कर रहा है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी में आपको कौन चीज़ इंटरेस्ट की, और अगर मैं संस्कृत के बारे में और पूछूँगा, अच्छा संस्कृत में आपको सबसे पहला, आपको सबसे ज़्यादा कौन कवि पसंद आए, कौन सी रचना पसंद आई, क्यों पसंद आई, उसके बारे में अगर आप जब जवाब नहीं दे पाए कन्विंसिंगली, भाई आप कह रहे हो रुचि है, तो रुचि को एक्सप्लेन करो ना भाई, जस्टिफाई करो, बी सिंसियर, राइट। ये है इसका तोड़। और बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे? ये इंटरव्यू का तैयारी जो है वो इंस्टीट्यूट में करना क्या जरूरी है, या पीटी मेंस का जब तैयारी हम करते हैं तभी मतलब उसमें अधिकतर चीज क्या डेवलप हो जाता है, इंटरव्यू स्किल डेवलप हो जाता है, या करने की जरूरत है? आपको बड़ी छोटी सी बात बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से, मैं किसी भी एक इंस्टीट्यूट से तो जुड़ा नहीं हूँ, जामिया भी जाता हूँ, यहाँ भी बड़ी बड़ी तमाम जगह, उसमें मेरा भी विकास होता है, मैं भी सीखता हूँ आप सब लोगों से, और पुराना अध्यापक हूँ, रुचि भी है। लेकिन एक इंस्टीट्यूट ने बुलाया, पता चला वही 6 हमारे मित्रगण जो पिछले इंटरव्यू बोर्ड में किसी और एकेडमी के पैनल पे बैठे थे, आज इस एकेडमी पैनल पे बैठे हैं। सेम स्टूडेंट आई हैव इंटरव्यूड, सेम कैंडिडेट आई हैव इंटरव्यूड इन डिफरेंट एकेडमीज 4-5 टाइम्स, राइट। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद, अब आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 6 ज्ञानी लोग हैं, 500 होंगे, 500 में से 50 ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्टेड हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठें, ठीक, मेंटोरिंग करें, राइट। इन मेंटोरिंग मैं पहले भी करता हूँ, बाद में भी करता हूँ, मुझे रुचि है, ठीक। 50 में से किसी वक्त में भी किसी एकेडमी में 10 लोग अवेलेबल हैं, जिसमें से 6 लोग आ गए, 5 लोग आ गए। आपको क्या मिलता है? सेम सेट ऑफ 4 पीपल, 4 के बाद 5वां कहीं और का आ गया, किसी और जगह गए तो 2 लोग बदल गए, यही होता है ना। आप क्या महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपका आत्मविश्वास बढ़ता है अगर आप अलग अलग पैनल्स में, और हम लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों की कोशिश रहती है कि अब आपका, मैं सपोजिंग आप आए, मैंने आपको कल किसी और जगह इंटरव्यू किया, आज यहाँ आ गया, 2 मेरे कलीग्स और हैं, 2-3 लोग हम वही हैं, तो हमें याद रहता हमने आपसे क्या क्या पूछा था, 2-3 चीज़ों में हमने आपको अटकाया था, आपको डिस्कशन के लिए प्रेरित किया था कि आओ भाई चलो, लेट अस डू सम फ्रेंडली बॉक्सिंग, ठीक। कुछ आपने तगड़ी बातें की, कुछ हमने तगड़ी बातें की, बताओ आप तो ऐसा कह रहे थे, लेकिन हकीकत तो ये होता है ना। उस डिबेट के बाद मैं आपको दूसरे डिबेट में किसी और सब्जेक्ट में फंसाऊंगा। पहले ईरान की बात कर रहा था, अब इंडोनेशिया की बात करूंगा, ताकि आप में ये चीज़ आत्मविश्वास बढ़ता जाए कि आपने अगर 4-5 बार इंटरव्यू मॉक सेशंस कर लिए हैं, तो आप 6ठा करें या 50वां करें, आपको वैल्यू एडिशन नहीं है। और अगर आपका एक बार मालूम आपको चल गया कि हाँ भाई मैं इस लेवल पे हूँ, तो उसके बाद कई ऐसे हैं जो यहीं के यहीं रहते हैं 6 बार भी, तो उनको एक तरह से हम इनकरेज करते हैं कि बेटा तुम घर जाके अब सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि मालूम है यार वो बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जा पाएगा। ऐसे हैं, राइट। अब ये आप बताइए कि हर सब्सिक्वेंट इंटरव्यू में क्या आपके पास एक डेल्टा प्लस वाली चीज़ जो है ना, वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं? हर बार इंटरव्यू के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपको ये पता चलता है कि पिछली बार ये 10 सवाल पूछे गए, अब ये 10 भी हो सकते हैं, अब ये 10 भी हो सकते हैं। आपके पास 50 क्वेश्चंस का डेटा बैंक तो हो गया ना, और वो 50 सवाल सामयिक हैं, ज़्यादातर न्यूज़पेपर से पूछा जाता है, isn't it? आसपास जो कुछ हो रहा है पिछले 4-5 महीने में वो पूछा जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, कानून, विधि, सम करंट अफेयर्स, ये वो हो रहे हैं।
सो आपको मालूम चलता है कि भाई 5-1 से गुजर लिए तो आपके बाय एंड लार्ज काफ़ी टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ। आई प्रिज्यूम के पहनावा और ये और उस कब के बारे में बाय एंड लार्ज हम कवर कर चुके हैं। बीपीएससी में मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि क्योंकि वहाँ पर पिछले 3 साल से काफ़ी घालमेल चल रहा था, इसलिए उन लोगों ने कंप्लीट एनोनिमिटी के लिए, आप जैसे गई आपको एक नंबर दे देंगे, बस एक छोटी सी स्लिप दे देंगे, उसमें एक कोड नंबर लिखा हुआ है आपका, राइट? और आपको किस जगह जाना है वो भी वहीं पे आवंटित कर दिया जाएगा। कोई 10 बोर्ड्स होते हैं, 8 या 10, और आपको जब आप वहाँ से अंदर आईं तो आपने वो स्लिप दरवान को दी और उसने वही ला के, भाई हमने वही पेज पलटा, उसमें आपका ना तो नाम है, ना पिताजी का नाम, ना आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हैं, कहाँ से किया है वो भी नहीं है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं है। और हमारे लिए वर्जित है, हम पूछ नहीं सकते कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई। इसकी वजह भी समझ लीजिए। बिहार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट है, कौन किस मज़हब से है, किस जाति से है, किस रीजन से है। अब ये बात अलग है कि मैं तो खैर दिल्ली का, मैं यूपी का हूँ, 10 साल की उम्र में दिल्ली आ गया था। दिल्ली आके दिल्ली वाला कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं रहता, ठीक है। सो आई थिंक आई एम फेली कॉस्मोपॉलिटन। मुझे नहीं मालूम है कि लेकिन जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के, और जो चेयरमैन साहब या चेयरपर्सन साहिबा हैं उस बोर्ड की, वो तो लोकल बिहार के हैं, तो वो आप लोगों के ज़ुबान से पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये तुम उधर के हो, है कि नहीं। और सिर्फ इतना ज़रूर पूछ सकते हैं कि अच्छा कहाँ के हो, इसलिए। और हम लोग बाकी लोग चेक रखते हैं, क्योंकि हम फीडबैक भी देते हैं चेयरमैन को कि साहब इन्होंने ये 2 एक्स्ट्रा सवाल पूछे जो इन्हें नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन उन लोगों को ब्रीफिंग होती है। अच्छा वहाँ के, अच्छा चलिए उस ज़िला का बताइए, मखाना या आम या वो सत्तू या वो इस, अच्छा दही, वो वहाँ के दही की क्या क्या खासियत है, यहाँ क्या नहीं है, और कमल ककड़ी कहाँ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस आशय से होता है कि आपको खींच के उस न्यूट्रल रीजन में ले आएँ जहाँ आप सहज हों, जिसके बारे में बात कर सकें। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है, समझ लीजिए, कि आपको थोड़ा सेंस ऑफ कन्वीनियंस, कंफर्ट जोन आपका हो। भाई आप अपने ज़िला के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसको जानेंगे, किस जगह होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब लिट्टी में और बाटी में क्या फ़र्क होता है बता सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए की जाती है कि अच्छा आप सहज हो जाएं। उसके बाद फिर हम ज़्यादा क्लिष्ट सवाल पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई, ये होता है। सो माई पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, हम में से किसी को नहीं मालूम होता कि आपका नाम क्या है, क्षमा कीजिएगा, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। और इस कारण से हम में से कोई इस बात से दिमाग में प्रभावित ना हो, अगर हम में कोई वो क्या बोलते हैं सेंस ऑफ पार्शियलिटी है कि हम इसी जात का या उसी मज़हब का या उसी इसका फेवर करेंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक। बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हम में से, आई मीन इट वाज रियली फ़नी, उतने बजे हम लोग आए 10 बजे पे और जैमर्स चालू हो गए पूरे भर में। सो हमारे सारे मोबाइल्स दे आर इनएक्टिव। तो हम अपने परिवार को बस ये कह देते हैं, अच्छा भाई स्विचिंग ऑफ, जैसे प्लेन में घुसते वक्त करते हैं, अब हम लंच टाइम पे 2 बजे खुलेंगे, तब तक नो कनेक्शन, एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग जैमिंग, ताकि कोई आप ही के कोई चाचा ताऊ मामा किसी को फ़ोन ना करें कि भैया हमारा लड़का को देख लीजिए, वो नहीं होगा, ठीक है। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, फाइन। और मुझे उम्मीद है कि आज भी हो रहा है। सो व्हेन यू गो इन देयर,
यू आर ए कंप्लीट नॉन एंटिटी, आप बिल्कुल साफ स्लेट हैं, और उस पर जो भी लिखना है आपको कुर्सी पे बैठने के बाद शुरू करना है, आपके कोई पीछे से बैगेज नहीं आ रहा। ओके, ये तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ। अब हम अक्टूबर में जब गए थे, अमूमन दिन में 16 कैंडिडेट्स आ रहे थे। ओके, 6 दिन 16 कैंडिडेट्स, 2-4 अगर गायब हो गए तो समझो इतना हुआ हमारा 90 तो समझो हो ही गया, 90 के आसपास तो हो ही गए। और जब जनवरी में गए तो एक दिन में 30-32 कैंडिडेट्स भी आए हैं। सो वी हैव डन दैट, रात में देर देर तक बैठे हैं, लेकिन वो बैकलॉग क्लियर किया है। और उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो कि एक्सेंट आपका पकड़ लें कि भाई आप क्या हैं, कहाँ के हैं, उसको छोड़ दीजिए। एब्सोल्युटली नो आइडिया हु यू आर। सो फ्रॉम द मोमेंट यू कम इन, यू सिट डाउन, आपकी बातचीत, आपसे बस ये पूछ सकते हैं भाई तुमने स्नातक कहाँ से किया, डॉक्टरेट हो, बहुत बढ़िया, कहाँ काम कर रहे हो। लेकिन इन चीज़ों से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिल सकती कि आपके लिए हम कोई पार्शलिटी करें। तो अगर उम्मीद कर रहे हो, मत करो इस चीज़ की। यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन। और वो 7-8-10 मिनट 11 मिनट जो मिलते हैं, वो आपके, वही जो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि ये अगले 40 मिनट, समझे ना, चक दे इंडिया वाला, वही है। वो 11-12 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम टाइम है। एक चीज़ और बताऊंगा, आपके इंटरव्यू के कितने नंबर होते हैं? कितने लोगों को 110 प्लस मिलते हैं? मिलते हैं, हमने दिए हैं भाई, अच्छे खासे दिए हैं, अक्सर दिए हैं, ठीक है, अक्सर दिए हैं। और कईयों को देखिए, जनरली हमें बोला जाता है कि यार देखो 50% से कम, यानी 60 से कम अगर दे रहे हो तो उसकी रीज़निंग दो कि आदमी इतना वाहियात है, इतना निकृष्ट है। या ऐसे भी लोग आए हैं जो आके बड़ा उल जलूल बके हैं, उनकी बिल्कुल आटे में नमक जैसे हैं, लेकिन रहे हैं। तो उनके केस में लिखा गया कि हम इसे 56 दे रहे हैं और इस कारण से दे रहे हैं, इसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड में कोई रूडली बोल रहा है किसी एक मेंबर से, वो नहीं होना चाहिए। हुआ है, लेकिन 60% से कम देने पर वजह देनी पड़ती है, 90% के ऊपर देने पे वजह देनी पड़ती है। 90% यानी 90 समथिंग, 108, 108, तो 110 प्लस भी हमने दिए हैं। कुछ बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे थे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके केस में इतनी मेहनत हो जाए कि भाई 108 के ऊपर लिखे और आदमी मतलब बढ़िया से दिल खोल के लिखे कि हाँ भाई इसको यूँ दिया जाए, वो होना चाहिए। और 1-2 अगर बच्चे आ जाते हैं ना दिन में, सुबह सुबह आ जाए तो बात ही क्या है, तो फिर पूरा दिन बढ़िया जाता है, उनको इंटरव्यू करने में मज़ा आता है। हाँ जी, अब जाहिर है हम लोग इसी वी फील गुड कि जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे बच्चे को हम सेलेक्ट करके भेज रहे हैं नौकरी में। वी फील गुड, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल। इसे इस तरह से देखिए, आपको किसी ने 65 नंबर दिए और किसी ने आपको 105 नंबर दिए, एक झटके में आपने 40 नंबर का वो चेतक वाली छलांग लगा ली ना। जिस आदमी को 65 मिले हैं उसने मेंस में कितना ही घिस घिस के ऐसे बढ़िया लिखा हो, शेक्सपियर, मिल्टन सबको पेल दिया हो, सब बढ़िया दिया हो, लेकिन उसे क्या 10 नंबर ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ आपने 40 नंबरों का हाशिया बना दिया। सो आप सोचिए कितना बड़ा क्वांटम लीप होता है अगर आप चाहें तो। यू रियलाइज
और ये चीज़ इंटरव्यू इस मामले में बड़ी, हाउ शुड आई से, बड़े बहुत सारे इम्पॉन्डरेबल्स हैं, इन पे आप सिर्फ अच्छे जवाब, आपसे पूछा गया, आपने सटीक जवाब दे दिया, इट्स नॉट ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इट इज़ कंप्लीट पर्सनैलिटी थिंग। सो आपको इस तरह से मतलब अपनी नंबर 1, सेलेक्ट द राइट वर्ड्स, बी कंसाइज इन योर वर्ड्स, 2, deliver them with in the right way, and 3, the body language should support what the words are. आपकी अगर बॉडी कुछ कह रही है और आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में इंटीग्रेशन नहीं है, राइट? एज वी से, ए पर्सन कैन से आई हेट यू in so many ways. It can express anger and it can express, sometimes your girlfriend says it to you. My wife says it so many times to me, right? So my point is how you say it and how they mean it and what is the rest of the body language, eyes, etc. are saying. You have to make one composite man, वन कॉम्पोजिट वुमन, वन पर्सन जिसकी किसी भी चीज़ में डिस्कॉर्डेंस नहीं हो, तारतम्यता टूटनी नहीं चाहिए, ये चीज़ देखी जाती है। तो इंटरव्यू का मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता कि आप चाहें तो 40 नंबर फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक, अब और बताइए किस चीज़ पे मैं आपसे कुछ कहूँ। जी सर, आजकल यूट्यूब पे न्यूज़पेपर के बहुत सारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एनालिसिस आते हैं जी। तो सर न्यूज़पेपर रीड करके खुद से पॉइंट मार्क करना वो ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि पहले से ही हमें वो बता देते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सर वो ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। तो सर लाल पेंसिल वाला जब मैं बता रहा था आप आ गए थे? यस सर। आप आ गए थे ना? वही है, पहले ये करो या वो, एक ही बात है। पॉइंट इज़ एज लॉन्ग एज यू नो, देखिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले 1-2 हफ्ते आप अपने हिसाब से करें। आप देखिए कि अखबार में आप खुद आकलन कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, और उस पर जो आप एनालिसिस करते हैं संपादकीय को पढ़कर, आपने 1-2-3 पॉइंट जो आपने धारणा बनाई है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, क्या वो यूट्यूब के कुछ और यूट्यूब चैनल्स, जो भी यूट्यूब कवरेजेस हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, उससे तालमेल खाती है या नहीं, या उसमें आपको कुछ और फैक्ट्स या कोई एनालिसिस का नया तरीका समझाया जा रहा है जो आपने पहले समझा ना हो या जो आपके जहन से निकल गया हो। दैट इज़ हाउ। प्लीज़। कुछ नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में थोड़ा थोड़ा पैदल हूँ, मिला के बोल रहा हूँ ना। जब मुझे नहीं शर्म, आपको क्यों हो? एक और बात बता दूँ, कई केसेस में आदमी बोलना शुरू करता है अंग्रेज़ी में, उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा हिंदी मिश्रित, और उसके बाद उसको बोला जाता है अरे भाई आराम से हिंदी में बोलो, और ज़्यादा तुम भोजपुरी मिश्रित हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कहा जाता है? जैसा मैंने शुरू में कहा, इसका देखिए एक वक्त था 1930s 40s 50s में, ठीक है, अरे ऊंचे घरों के ये वो टाई, अगर ये वाला जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं लगा हुआ है, तिरछा लगा हुआ है, नो ही डजंट नो हाउ टू ड्रेस अप प्रॉपर्ली, वो सब नहीं है भाई। अब सिर्फ यह है आपके विचार कितने परिपक्व हैं और आप उनको कितने अच्छे से हमारे सामने तार्किक रूप से, ठीक है, आप रख सकते हैं आत्मविश्वास के साथ, और आपकी बाकी बॉडी लैंग्वेज भी वही कुछ कह रही है, वो आपकी बाकी बॉडी आपके शब्दों के साथ सहमत है।
ये चाहते हैं। अक्सर इंटरव्यू बोर्ड वाले बोलते हैं नहीं नहीं, आप जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से उतार लो कि आप क्या पहन रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, राइट? नो 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 नो, नॉट इवन 1%। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नॉट इवन 1% ऑफ एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन दीज लिटिल पेटी थिंग्स। ओके, और बताइए जी। माफ़ कीजिएगा, हाँ, भाई अपनी मित्र मंडली के साथ बैठो, उसमें से 2-1 ऐसे हों जो आपसे थोड़े से बेहतर हों, ताकि आपको मालूम हो कि आप तुरमखा नहीं हैं, और 3-4 हों जो बाकायदा कमीने हों, तो उनको देख के आपको लगे अरे यार इनसे तो मैं लाख गुना अच्छा हूँ। ठीक है, इट वर्क्स। देखो सेल्फ डाउट में आपको हमेशा, देखिए अभी तो आप ज़िंदगी के अपने करियर के पहले पड़ाव पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार कर लेंगे, उसके बाद हर कदम पे सेल्फ डाउट आएगा। भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ी और देर चिंतन मनन करो, रोज़ाना अपने आप से कहो आई एम द बेस्ट, समडे यू विल बी द बेस्ट। और मैं नहीं समझता, देखिए आप यहाँ तक आए हैं अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, आप एक लेवल पे पढ़ के ही तो यहाँ आए हैं, ये सपना देख पाए हैं। हिंदुस्तान में कितने करोड़ बच्चे हैं जो ये सपना देखने के लिए भी तरसते हैं, करेक्ट? आप यहाँ तक आ गए हैं। एंड इफ़ यूल फॉरगिव माई सेइंग सो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 out of several billion sperms is successful। आप और मैं वो हैं। You have already competed against several billion sperms and won। तो सेल्फ डाउट कैसा? ठीक है, हम लोग सब जो बैठे हैं, जो दुनिया मौजूदा है, वी आर ऑल विनर्स, इजंट इट? अपने पहले स्टेप में तो विनर्स थे, बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, कभी टीचर से चपेड़े खाए, कभी कहीं पिटे, कभी कुछ हुआ, ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज, आपकी हमेशा, हाँ एक चीज़ और जो रह गई, आपकी अगर कोई भी हॉबी है, क्योंकि मेरी हॉबी है लोगों से पूछना कि तुम्हारी क्या हॉबी है, इंटरव्यू में आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि ये सिर्फ पढ़ाकू है या हमें सिर्फ अपना मुलम्मा चढ़ा के बता रहा है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। और अक्सर मैं पूछता हूँ ना, एक तो हॉबी आपकी होगी। कोई कहे हाँ जी मैं गाने सुनता हूँ, मेरे लिए गुड इनफ। किसके गाने सुनते हो? खुद मैं नहीं कह रहा गाओ। किसी ने कहा जी मैं गाता बहुत अच्छा हूँ या गाती बहुत अच्छा हूँ, अच्छा चलिए सुनाइए, एक लाइन सुनाइए। और कुछ लोग वाकई, कोई अगर कैंडिडेट आवाज़ कपाए बगैर एक लाइन गा देता है या देती है इंटरव्यू बोर्ड में, तो उसका मतलब ऑलरेडी ही और शी इज़ अ विनर, इजंट इट? डोंट यू थिंक? मतलब नर्वसनेस नहीं है, आवाज़ अगर नहीं हिल रही है तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, करेक्ट? लेकिन ऐसे बहुत हैं, हाँ जी हम गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छा किसका म्यूज़िक? अब इसमें बड़े क्लासिकल लोगों का भी नाम लिया जाता है, वो क्या बोलते हैं यो, उसका भी नाम लिया जाता है। अच्छा भाई वो क्यों पसंद है, वो मुझे से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने अखबार किताबों के अलावा कोई हॉबी रखते हैं, आप स्पेयर टाइम में दिमाग को खाली करते हैं। लेजर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। चलिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। सुनील गावस्कर ने एक किताब लिखी थी सनी डेज़, राइट, 1970s में। उससे पूछा गया था कि सनी आप जब वो बैट लेके, जब तक ही सो रिलैक्स, ही वॉज ऑलवेज सो रिलैक्स, च्युइंगम खा रहा है,
गाना गा रहा है, विकेट कीपर से मजाक कर रहा है, ही इज़ अ वेरी लाइकेबल पर्सन, यू नो, ओल्ड वर्ल्ड क्रिकेटर्स, गाली गलौज वाले नहीं थे, दे वर जेंटलमैन। आसपास हंसी मजाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो ये नाच रहा है, वो सब कर रहा है, तो हाउ कम यू आर सो रिलैक्स्ड। तो उसने जो लिखा था वो मुझे आज तक याद है, ये क्योंकि मैं उस वक्त जब तैयारी कर रहा था मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था। इसे आपने मुझे तब तो देखा है जब मैं डांस कर रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। जब बॉलर वहाँ तक जाता है लाइनअप पे, उस पॉइंट पर, तब तक मैं मजाक करता हूँ। उसके बाद मैं पोजीशन लेता हूँ और वहाँ से लेकर जब तक बॉल मेरे बैट पे स्ट्राइक नहीं करती है तब तक आई फॉरगेट द वर्ल्ड, राइट। मतलब क्या है, ये है पढ़ाई का टाइम। लेकिन उसके अलावा आपको मालूम है, आप टेंस होके क्या उखाड़ लेंगे, बॉलर ने अपने टाइम में ही बॉल करनी है, तो हंसी मजाक कर लो यार, रिलैक्स कर लो, बी योरसेल्फ। और उसमें कहीं एक सेंटेंस था, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट कम्स फ्रॉम माई एबिलिटी टू रिलैक्स। मेक सेंस, राइट? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो माई फ्रेंड? यू शुड हैव द एबिलिटी टू रिलैक्स। अगर मैं सारा टाइम यही सोचता रहूँगा, यार वो बॉल आएगा, वो कैसे मारूंगा, उधर 2 आदमी खड़े हैं, उधर 1 आदमी खड़ा है, स्लिप पे है, लेग बाई पे है, ये है वो है, आई विल हैव सेल्फ डाउट्स। आई कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंट ओनली इफ आई एम एबल टू रिलैक्स। गाना सुनिए, फिल्में देखिए, मैं तो एडिक्ट हूँ सारी किस्म की फिल्में देखने का, ठीक है। मैं, मेरा कुत्ता और मेरी किताबें और नेटफ्लिक्स, आई मीन द लाइफ इज़ कंप्लीट। पोस्ट रिटायरमेंट में यू विल गेट देयर, समडे यू विल ऑल्सो रिटायर, बट इशू इज़ मैं तो नॉवेल्स लिखता भी हूँ, बट पॉइंट इज़ आप अगर अपने इसको बिल्कुल अपने उस सब्जेक्ट से एकदम वेकेट कर देंगे तो आपका यू विल बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट। बताइए जनाब। देखिए, मैं तो लॉ लिया था और अध्यापक था, और सबसे ज़्यादा या तो अध्यापक बोलते हैं या वकील बोलते हैं। देखिए, अभी मैं सर का जाने का टाइम हो गया है, फिर आएंगे सर, फिर मिल लेंगे। अगर कुछ बात करना है तो 2 मिनट के अंदर अगर कुछ पूछना चाहे तो सर से पूछ सकते हैं। गो अहेड, या लेट मी नॉट कंस्ट्रेन यू, व्हाटएवर यू विश टू। कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट कोई हो? नहीं, लेट देम, बताइए, पूछिए। एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद एट दिस टाइम। माफ़ कीजिएगा, प्री के लिए देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था, पूरा ज्ञान समेट आप नहीं सकते, कोई नहीं सकता, ठीक है। यू आर नॉट गूगल, डोंट बॉदर, यू प्लीज़ पिकअप। मैथमेटिक्स में होता है ना, ये बेल कर्व, इधर उधर का छोड़ दो, ये जो मेन चीज़ है वही उठा लो। आपको, जैसा मैं पहले कहा था, अखबार हर रोज़ 2 अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं और ज़रूरी ख़बरों पर आप तवज्जो दे रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको 500 चीज़ें स्वतः पता हो जाएंगी और उन्हीं पे आप कंसंट्रेट रहिए। गुड इनफ। अपने आप को जागरूक रखिए, 1-2 मैगज़ीन पढ़ते रहिए, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? Area of interest could be, area of interest I would say slightly more academic, hobby can be I like walking। अरे लोग यूपीएससी के फॉर्म में, मैं लोगों को समझा के थक गया। माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग, ये मेरी नहीं समझ में आया। आइदर यू आर वॉकिंग और नॉट वॉकिंग यार, राइट। It can be your hobby, it can't be your area of interest. Area of interest could be, I am interested in, let's say, politics. I am interested in village level politics, that's my area of interest, but it can't be your hobby. But
develop a healthy area of interest. Everybody has it. Playing with your dog can be your hobby. It can't be an area of interest. जी चलिए साहब, इजाज़त लूँ आप सबसे।